नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर जीवनगढ़ निजी होटल में पुस्तक का विमोचन हुआ। नारायण सिंह चौहान, जो कि सीआरपीएफ जम्मू में तैनात सैनिक होने के बावजूद धारा 370 के समय सैनिक के साथ विकट परिस्थितियों तथा जनमानस का सैनिक के प्रति व्यवहार का उल्लेख कर उस विकट परिस्थितियों से गुजरकर जो भाव निकला गद्य और पद्य का, वही प्रहरी का वतन और प्रेम एक पुस्तक का निर्माण किया और इसमें एक सैनिक की व्यथा व जनमानस के प्रति उसकी व्यवहार की परिस्थितियों का उल्लेख कर इस पुस्तक का विमोचन कर जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि हेमचंद सकलानी, इंद्र सिंह नेगी, पूर्व आईजी अनंत राम चौहान, सीआरपीएफ कमांडेंट केडी जोशी, गीतकार श्याम सिंह चौहान, लेखिका सुनीता नेगी तथा संचालक अरविंद शर्मा व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं। प्लीज अपनी छोटी सी ये जो आपने मतलब लिखा है प्रहरी का वतन और प्रेम, इस पे आप संक्षिप्त में इसकी क्या कहानी है, क्या पृष्ठभूमि है। सबसे बड़ी बात कि आपने ये इस लिखने का आपने जो जहन में जो एक विचार आया है, जिसे कहते हैं कि कोई भी कलमकार जब कोई रचना लिखता है तो वो एक प्रसव पीड़ा के बाद वो रचना लिखी जाती है। तो वो प्रसव पीड़ा आपको उसका सोर्स क्या था, मैं चाहूंगा भाई नारायण सिंह चौहान परिहार जी से कि हम सबका जो है सबके बीच इस बहुत ही मनोरंजक, बहुत सुसज्जित और गद्य और पद्य दोनों से सुसज्जित मैं पहली पुस्तक ऐसी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ी है एक दो दिन में, कि जिसमें गद्य और पद्य का दोनों का संकलन आपको मिलेगा। तो भाई नारायण सिंह चौहान जी प्लीज। तो मैं प्रणाम करूंगा और मीडिया का बहुत आभार दूंगा कि एक छोटे से व्यक्ति के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए, और उसके बाद में धन्यवाद हमारे शर्मा जी का जिन्होंने संभाला। सर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये कहूँगा कि एक समय था मेरे पास, शायद 5 साल पहले से कहानी थी दिमाग में फिटी, क्या कुछ ऐसा लिखना है। बहुत किताबें पढ़ी, कोई एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी किताबें कोई पढ़े, और समय मिला, मैं कश्मीर में पोस्टेड था। 370 जब वहाँ हटी तो मोबाइल से बंद हो गए, और हमारे मतलब जो है हम सब अपने घर बात से कट गए थे। ये कह लो कि हमारा जो घर में जो संपर्क था लगभग 20 दिन तक हमारा खत्म हो चुका था। उसी समय को मैंने पकड़ा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए, और समय भी था, फोन बंद हो गए, काम थोड़ा सा जो था वो हम पुराने जमाने में आ गए वापस, 2G वाले जमाने में वायरलेस सेट से ही अपना कम्युनिकेशन करना। मेरे बीच बैठे हमारे कमांडेंट सर एडी जोशी जी बैठे हमारे बीच में, हमारे कमांडेंट है, मेरे डिपार्टमेंट के कमांडेंट है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो पुस्तक का विमोचन है वो मेरे बड़े अधिकारी के माध्यम से हो रहा है, मेरे विभाग के अधिकारी के माध्यम से हो रहा है, और दूसरे अधिकारी अभी पहुंच चुके हैं। पीछे मुड़ के देखेंगे आप तो गंभीर से नेगी जी होते हैं, लेकिन मेरे अधिकारी हैं, बहुत खुशी हुई आप पहुंचे। और बैठे हुए हैं जो पूर्व आईपीएस हैं, और मेरे मामा जी हैं, अब मेरे आदर्श रहे हैं, और आप आईपीएस हैं, आईजी से रिटायर्ड हुए अभी। कई पुस्तकें लिखी आपने, जिसमें से गुरु से गूगल तक आपकी जो पुस्तक थी उसमें से आपने कई पुस्तकें, मतलब हमारे बीच में सकलानी जी बैठे हुए हैं। सर मैं आपसे पहली बार मौका हूँ, और नाम सुना था सर आपका, लेकिन पहली बार आपके बीच में देखने को मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। और कहानी से शुरू होती है 370 हटने के तुरंत बाद। मैंने किस तरह से फिर वहाँ के जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, 370 जब वहाँ से हटी, वहाँ के जो लोकल थे वो मुझे कश्मीर समझते थे, और मेरे पास आते थे कि शायद कश्मीरी होगा। फिर मैं उन्हें कहता था कि यार मैं जम्मू का हूँ, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। फिर वो बोलते थे कि यार जम्मू वालों आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया, कश्मीर वालों ने बहुत आंदोलन किया, 370 जब हटी आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ, अरे हम तो खुश हैं। मैं उन्हें ये कहता था कि हम तो खुश हैं जम्मू वाले, और हम तो भाई मिठाई बांट रहे मेरे जम्मू में, तो जो था भी हमने मीडिया में देखा, आप लोगों ने देखा, उसी को मैंने माध्यम बनाते हुए ये कहानी लिखी बेसिकली। और दूसरी बात इसमें ये कि जब हम स्ट्रगल करते हैं ट्रेन में तो हम लोग सीट के पास बैठ जाते हैं, हमारे पास कोई सीट नहीं है। मैं जंगल से निकला हुआ हूँ और मेरे कपड़े से पूरी पसीने की बदबू आ रही है। मैं नक्सलबाद क्षेत्र से निकला हुआ हूँ, बीजापुर से मैं निकल रहा हूँ, मैं दांतेवाड़ा से निकल रहा हूँ। मेरे पसीने में जो पूरा कपड़े रमे हुए हैं,
तो जो बगल में बैठा हुआ है सिविलियन, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो मेरी बदबू से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसको ये पता होता है कि ये सैनिक है और अभी जंगल से निकल रहा है, उसके बावजूद भी उसकी सिंपैथी मेरे प्रति नहीं है, जो कि मुझे वहां बहुत पीड़ा होती है उस समय। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक फोर्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक उस सिपाही की बात कर रहा हूँ जिस सिपाही को मीडिया वालों ने या पब्लिक ने फोटो खींच कर वायरल तो कर दिया कि देखो सैनिक की हालत। क्या वो सिविलियन जो उसकी फोटो खींच रहा है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि अपने बगल में आदमी सीट बैठा दे कि भाई साहब थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, आप थके हुए थोड़ा बैठ लीजिए। अगर मैं वर्दी में हूं और मैं सफर कर रहा हूं, कोई सिविलियन, कोई टूटा फूटा सिविलियन या जो दुखदाई सिविलियन है मेरे पास सीट होते हुए मैं अपनी सीटों से खाली कर रहा हूं, क्या एक सिविलियन का फर्ज नहीं बनता कि एक सैनिक के लिए सीट खाली कर सके या उसको एडजस्ट कर सके कम से कम। इस बात की पीड़ा मुझे कहीं ना कहीं थी, शुरू से थी, और इस बात को मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, जब हम वहां से गुजरते हैं मीडिया के माध्यम से, ये कहानी आज मेरी थी, इसके बाद देश की बने। मीडिया यहाँ पे इसलिए शायद आप लोगों ने सैनिक की जो आवाज है वो इसलिए आपने सुनी भी और आप पहुंचे भी, इसका तहसील से धन्यवाद आप सभी का। और जो आमंत्रित अतिथिगण थे कुछ नहीं आ पाए, बड़े बड़े लोग नहीं आ पाए, उनके लिए जो है बता दें कि बीमार है, शायद जुबिन जी को आना था, सुबह बात हुई कि अब बीमार है और उन्हें कोविड टेस्ट करवाना है। और एक सैनिक की आवाज जो है जन जन तक पहुंचेगी, मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। अपनी बड़ी दीदी सुनीता चौहान जी को, बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। क्योंकि मैं व्यस्तता के कारण मैं जा नहीं पाया था लॉन्च सेरेमनी में। जी प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। होती है जब वो दुनिया को देखना शुरू कर ही रहा होता है और सेना में भर्ती होने पर उसकी बाहर की दुनिया से जैसे नाता ही टूट जाता है। साल में 9 महीने से अधिक का वक्त अपने कैंप के 4 दीवारों के अंदर या किसी बॉर्डर पर आतंकवादियों से लड़ता हुआ या छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों में क्या देशवासी एक भी फर्ज को पूरा कर रहे हैं? बछवाड़ू क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति फौज में रहते हुए जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, भाई नारायण सिंह चौहान जी, आज आपका दिन है, आज आपकी पुस्तक का दिन है, लेकिन पुस्तक हम सबकी हुई है। इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहूंगा तमाम जनमानस से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं या फिर साक्षात यहाँ पर मौजूद है, कि सैनिक की कथा और कहानी पे आधारित है, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर बेसिकली ये एक जो है प्रहरी का वतन और प्रेम, जैसा कि पुस्तक से ही आपको जो है संदर्भ इसका उसी से इसका अर्थ निकल रहा है। प्रहरी का एक तरफ उसका वतन है, एक तरफ उसका प्रेम है। एक कहानी संग्रह और कविताओं का एक संग्रह मैंने लिखा था, कोशिश की है कि कविता और कहानी को एक शब्दों में क्यों लिखा, एक पुस्तक से लिखने की। कश्मीर की जो वादियाँ हैं, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ के जो हालात थे, जो 371 से हटी, वहाँ के जो विचार थे, व्यूज थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की लिखने की। और साथ साथ में एक जो जब सैनिक हम सफ़र करते हैं कहीं पर या छत्तीसगढ़ के जब बीहड़ जंगलों में एनकाउंटर करते हैं सैनिक, कोई भी सैनिक हो, वो मैं नहीं, हमारे देश का कोई भी सैनिक हो, उस पर उसमें क्या गुजरती है और किस तरह से अपने आप को उस वातावरण में ढालने की कोशिश करता है, तो उस पर बेसिकली इस किताब को मैंने लिखने का प्रयास किया छोटा सा। सब 370 जो है हटने के बाद जो है किस तरह के जो है वहाँ पे हालात रहे, और जैसे आपने शुरू में बताया कि ऐसे लगा जैसे पुराने ज़माने में हम वापस आ गए, सब किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा सैनिक को? सर एक कठिनाई सामना तो क्या था, लेकिन ये था कि जब वहाँ पे टेलीफोन्स वगैरह जब सब बंद हो गए थे, तो एक ऐसा लगा कि यार आज के डेट में फिर से वही चिट्ठी पत्री वाले ज़माने में आ गए। जैसे पहले चिट्ठियाँ लिखा करते थे और पोस्ट माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो एक उस जमाने में लोग पहुंच गए थे बेसिकली। तो अच्छा था, एक अच्छा लगा, वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया था और कोई पब्लिक ज़्यादा बाहर नहीं दिख रही थी, जहाँ तक नज़र मारो वहाँ तक सैनिक ही सैनिक, तो वो एक अच्छा माहौल था। और खास को मेरा ये संदेश होगा कि हो सके जहाँ तक सैनिक अगर कहीं भी मिले उसका सम्मान करना सीखे। जैसे कभी बीच में एक बार हमने देखा था किसी एयरपोर्ट पे जब सैनिक की टुकड़ी बाहर निकल रही थी
तो वहाँ पे फूलों से उनका स्वागत किया गया। अभी मैंने लेटेस्ट देखा यूपी चुनाव में, वहाँ पे पुलिस वालों ने सैनिकों का सम्मान किया वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि शायद ये करना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक जब शहीद होता है तो वो खुद के लिए शहीद नहीं हो रहा है, वो आम जनता के लिए शहीद हो रहा है। 370 हटने के बाद वहाँ की क्या स्थिति है, आप जरा अपने अनुभव। वो तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा टीवी के माध्यम से, उसके में जब लोकल रहे टीवी तो अलग तरह से भी दिखा। अच्छा था, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा माहौल था और सब शांत था, अच्छा लगा उस माहौल में रहने। इस बात पे मैं अभी कश्मीर में पोस्टेड हूँ। प्यारी सी पुस्तक प्रहरी का वतन और प्रेम। मैं 4 पंक्तियां मनोज मुंतशिर की से चाहूंगा। मैं जोरदार तालियां बजा। आपका बहुत बड़ा नाम है, आप गीत लिखते हो और एक हमारा डायलेक्ट में एक गाना है, बाद में रिसाइट करूंगा मैं उसको। तो समय का अभाव है, जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमचंद सकलानी जी से कि आप त्रिपाठी निर्मला जी ने कहा है सुमित्रानंद जी ने कि वियोग भी होगा पहला कभी, आह से ऊंचा होगा गान। अगर वेदना नहीं है, संवेदना नहीं है, दुख नहीं है, संकट नहीं है, अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है, तो आप साहित्य सृजन नहीं कर सकते। बिना दही मंथन के आप मक्खन घी नहीं निकाल सकते। वही स्थिति साहित्यकार की होती है। वेद व्यास हो या कालिदास हो, वाल्मीकि हो, सूर, कबीर, तुलसी, निराला, सबका जीवन देखिए आप, बहुत कष्टपूर्ण रहा। इवन महादेव वर्मा जी प्रिंसिपल थे, लेकिन जीवन उनका भी बहुत दुखी था। नीरज, मैं उस डिग्री कॉलेज में पढ़ा जहाँ नीरज जी पढ़ाते थे। मैंने देखा कि अभी मैं देख रहा था प्रहरी का वतन और प्रेम, ये सैनिकों पे आधारित है। मैं देखा, मैंने कि कश्मीर का जिक्र इन्होंने किया, तो मैंने कश्मीर के सारे ग्लेशियर घूमे, 4,500 किलोमीटर की यात्रा की मैंने। तो सारा मैंने वहाँ क्या क्या रीज़न था कि मैं वहाँ सैनिकों के जीवन को देखना चाह रहा था। आपको बताऊँ मैं, किसी भी बड़े आदमी का, बड़े नेता का, बड़े अधिकारी का बेटा सैनिक में नहीं जाता। कभी भी देख लीजिए, जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत गरीब घर से जाते हैं, और जिनको आप लेफ्टिनेंट, कमांडेंट और ब्रिगेडियर और जनरल समझते हो, वो भी बहुत बड़े आदमी के बेटे नहीं होते हैं। वो मध्यम वर्ग के बेटे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जो आईएमए की परीक्षा में निकल के आते हैं, पास होके आते हैं, और 3 साल के आईएमए की जो ट्रेनिंग होती है सेकंड लेफ्टिनेंट से, बहुत सबसे ज़्यादा दुर्गम ट्रेनिंग होती है, वो हर एक के बस की नहीं होती हो, तब जाके कहीं कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर जाके बनते हैं। और हम मजाक समझते हैं कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। कभी जाके देखिए, हम बहुत ऐश करता है, जिनके वजह से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हैं श्री नारायण सिंह चौहान। रिश्ते में हमारे भांजे लगते हैं, लेकिन इनको लिखने का पहले से ही काफ़ी शौक था। मैं देखता था फेसबुक पे कुछ कविताएं, कवि लेखन डालते रहते थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि एक फौज में रहते हुए, और वो भी J&K जैसे जगह पे, हालांकि और जगह पे रहे, वहाँ भी वही स्थिति थी, मोर और लेस जो पैरामिलिट्री टफ टाइम ही बिताते हैं। और इवन की पुलिस ऑल्सो, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन टफ लाइफ दोनों की है। लेकिन हमें और इनमें ये फर्क है कि ये ज़्यादातर जंगल देखते हैं, हम ज़्यादातर आर्मियों को देखते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और लेखन की, जैसे अभी सकलानी जी ने बताया, लेखन अंदर से निकलता है। बहुत से लोग सफर बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, एक मजदूर की भी अपनी पीड़ा है, लेकिन वो उस पीड़ा को व्यक्त नहीं करता। वो ना तो लिख सकता, ना किसी से बोल सकता है, बोलेगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज के जमाने में नेता और लेखक में यही शायद बेसिक डिफरेंस है। नेता हर जगह दिखता है, लेखक कहीं दिखता नहीं है, बिताते हैं। आप सोचिए कि सियाचिन जैसे जगह पे फौजी का खड़ा होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब आप 1 मिनट खड़े हो सकते हैं, वो महीनों सालों गुजारते हैं कैंप में। तो ये चीज है।
तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो पीड़ा इन्होंने महसूस की, मैं चाहूँगा कि पब्लिक में ये मैसेज जब बुक जाएगी, आज से ये पब्लिक डोमेन में चली गई है, अब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रही, तो लोग इसको पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, और इसको जब पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि एक फौजी की एक क्या पीड़ा हो सकती है, और हम उसका दुख सुनहरा पल है, क्योंकि जब एक सैनिक कलम उठाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने में। इतने विकट परिस्थितियों में रहते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन के हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या फिर हम अपनों के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नज़दीकी हैं, कि एक सैनिक का जीवन कितना ज़्यादा विकट होता है, और उस पे इतनी संवेदना होना, मतलब चीज़ों को बहुत गहराई। अजीब जिंदगी जी रहे हैं हम भी, मनोभाव उद्गार हो रहे हैं। अजीब जिंदगी जी रहे हैं हम भी, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के लिए आए थे और कहाँ आकर गोलियां चला रहे हैं। हमें तो इस वक्त यह भी पता नहीं रहता कि अगली छुट्टी जा पाऊंगा या मेरा कोई साथी मेरे शरीर को आखिरी बार मेरे घर पर छोड़कर जाएगा। इस तरह की ड्यूटीज हमारी रहती है कश्मीर में, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दुबई में दिखाया, सभी लोग जानते हैं कि सीआरपीएफ जो चुनौतियों से जूझ रहा है कश्मीर में, उसके बावजूद एक पुस्तक लिखना आज के दौर में, जब हम स्थिति आज इसमें यह हो गया कि एप्लीकेशन अगर एक लिखते हैं कि लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं, तो किताब लिखना, पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल का काम है। अपने ड्यूटी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आकर्षण का विषय इसलिए भी बन सकती है क्योंकि हमारे विभाग के ही अधिकारी मेरे पास मौजूद हैं आज, और मेरे मामा जी IG पूर्व रिटायर्ड जो हैं वो मौजूद है, मेरी बहन मौजूद है और काफी रिश्तेदार मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के जो अधिकांश व्यक्ति मैंने जिनको एक आवाज दी थी, उन्होंने बड़ा सम्मान रखा मेरा, इसलिए शायद आज का जो अट्रैक्शन है वो उन पे ज्यादा है। कितनी सुंदर बुक लिखी उन्होंने, और देश के प्रति मतलब उन्होंने एक ड्यूटी तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन किताब के माध्यम से सभी युवाओं के अंदर जो जोश देश के प्रति आ सकता है, वो एक बहुत अच्छा काम किया है। और सभी के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि देश के प्रति हमारी एक ड्यूटी है ना। तो इस किताब के माध्यम से हम सभी को समझ में आ सकता है कि एक जो सोल्जर बॉर्डर पे रहता है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। फ्लिपकार्ट पे इसका लिंक है, अमेजन पर लिंक हो चुका है इसका डेट, और फ्लिपकार्ट पे आज मिल जाएगा। अगर किसी भाई को नहीं मिलती है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके, हाँ, एक बार फोन नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9439332332। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग भी, 9439332332। आप मुझे कॉल करें, अगर नहीं मिल रही है तो मैं फक्र नारायण सिंह जी जो अपना ड्यूटी के साथ साथ इस पुस्तक को लिखे हैं, जिस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इसका प्रचार कराएं, लोगों को इसका मैसेज आए, लोग पढ़ें। और सिनेमा दोनों समाज के दर्पण होते हैं, और पुस्तकें हमारी संस्कृति का संभाग होती है। जब भी हमारे देश पर आक्रमण हुए हैं, तो आक्रांताओं ने जब भी आक्रमण किए तो सबसे पहले देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए पुस्तकालय जलाए। तो और लेकिन आजकल जो है लेखकों ने बाजार को और पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने के चक्कर में कुछ भी परोस दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, लेकिन कुछ कलमें आज भी जिंदा हैं जो वास्तव में समाज को दिशा देने का काम करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो ये किताब लिखी है, प्यारे का वतन और प्रेम, इन लेखकों की भीड़ में से इनकी कलम अलग से चमकेगी, मुझे पूरा यकीन है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इनको शुभकामनाएं। मैसेज यही है कि जो इन्होंने अपने पुस्तक में श्री नारायण सिंह चौहान जी ने अपने प्रहरी और वतन जो पुस्तक लिखी है, ये अपने आप में इनकी ये कहो कि पीड़ा है, और पीड़ा को इन्होंने व्यक्त किया है अपने पुस्तक के माध्यम से। जो JNK में रहते हुए और इतनी ठंडी जगह और इतनी टफ लाइफ में जो जी रहे हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करने का प्रयास किया और लोगों को एक संदेश भी देने का प्रयास किया कि इनके प्रति लोगों का
जो सिविलियन है, विशेषकर इनकी पीड़ा सिविलियन से, कि सिविलियन उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता एक फौजी को जितनी देनी चाहिए। तो ये सिविलियन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम भले ही आपके लिए ही लड़ रहे हैं, अगर हम बॉर्डर पे खड़े हैं तो ये पब्लिक के लिए ही खड़े हैं, और उनको अगर थोड़ी सी अगर दूर से सिंपैथी भी मिल जाए तो इनका मनोबल और बढ़ जाता है और ये अच्छी देश की सेवा कर सकते हैं। ये एक बहुत देश प्रेम हर व्यक्ति के अंदर दिलों में आना चाहिए और वो हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि फौजी लड़ेगा, अन्य देश, कई देश ऐसे हैं जहाँ की सिविलियन लड़ते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम पहले था, एसएसपी के दौरे लगते थे हमारे इलाके में और वो सिविलियन को भी ट्रेन करते थे। हमारे यहाँ जौनसार बाबर में ज़्यादातर सिविलियन राइफल, लेडीज़ भी राइफल चलाने जानती है आज भी। तो ये चीज़ होनी चाहिए, जो विशेषकर बॉर्डरिंग स्टेट जितने भी हैं, बॉर्डर स्टेट जितने भी हैं, उसमें ये व्यवस्था गवर्नमेंट को लागू करनी चाहिए। थैंक यू।